हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में UPPCS प्रीलिम्स 2006 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपका दिया गया है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, इसमें देशों का नाम बताया, जैसे मिस्र है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर या सेंट्रल अमेरिका है या फिर इंडिया है। तो सबसे पहले जो कपास की खेती का आरंभ का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो सिंधु सभ्यता में मिलता है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो भारत होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो था उसका प्रमुख उद्योग क्या था, सूती वस्त्र उद्योग था। ठीक, इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो गॉस्पियम एर्बोरम। ठीक है, एर्बोरम जो भारत का देसी मूल का कपास है। ठीक, अब सिंधु सभ्यता में ही जो है कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ आरंभ किया गया था, तो भारत में किया गया था। हड़प्पन संस्कृति के दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, यानी कि रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट, आपको पता होना चाहिए, ये है धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में देखना, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में जो रॉक कट स्ट्रक्चर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात का जो कच्छ जिला है, कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है, यानी कच्छ जिले में है। ठीक, अब इसको किसने खोजा था, तो JP जोशी जी ने खोजा था। ठीक है, अब यहीं जब उत्खनन हो रहा था तो आयतकार नगर विन्यास योजना के साक्ष्य मिले, मतलब आयतकार जो है टाउन प्लानिंग का एक जो है प्रमाण मिल रहा था। यहाँ पे देखा गया किले के अंदर जो है नगर को 3 भाग में विभाजित किया गया था। जो किला थी उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, एक जो उसमें पहला था किला दुर्ग था, दूसरा मध्यनगर था और तीसरा जो था आमनगर था। ठीक, और यहाँ ध्यान देना कि इनमें से 2 की जो पत्थरें थी वो दीवारें चिनकर आयताकार रूप से मजबूत किलेबंदी की गई थी। ठीक, और यहीं पर देखा गया तो यहीं पर पालिशदार श्वेत पाषाण खंड की बड़ी संख्या में जो है वो प्राप्त भी हुए हैं। ठीक है, पत्थर वगैरह। तो इस तरह से अगर बात करें तो कहाँ हड़प्पन संस्कृति में रॉक कट स्ट्रक्चर के प्रमाण मिलते हैं, तो धौलावीरा मिलते हैं। धौलावीरा कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है गुजरात में है। ठीक, सवाल पूछा गया तीसरा कि थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट, तृतीय संगम कब हुआ था, तो तृतीय संगम जो है कहाँ हुआ था, जगह पूछा गया इसमें। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, देखो दक्षिण भारत जो में पांड्य शासक थे उनके संरक्षण में कुल 3 संगम कराए गए। पहला संगम जो था वो मदुरै में हुआ था, किसकी अध्यक्षता थी, अगस्त ऋषि की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी चीज़ों का आपको फैक्ट को याद रखना है। प्रथम संगम कहाँ पे हुआ, मदुरा में हुआ। ठीक, किसकी अध्यक्षता में, तो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। द्वितीय संगम जो था वो कपाटपुरम या अलवय में। ठीक है, ये भी जो है अगस्त ऋषि में, बाद में उनके शिष्य जो है तुल्कापियर जो थे उन्होंने दस्ता संभाली। और तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था, वो भी मदुरा में हुआ था और नक्कीरर थे इसके जो अध्यक्ष थे। ठीक है, नक्कीरर की अध्यक्षता में हुई थी। तो पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था, दूसरा जो था कपाटपुरम अलवे में हुआ था। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार इसमें विचार करना है कि कथन दिया गया कि पुनर्जन्म नहीं होता, कारण है, यानी क्योंकि, बीच में क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं होती है। ठीक, पुनर्जन्म का विश्वास करता है बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें विश्वास करता, तो ये ऑप्शंस गलत होंगे, मतलब ये जो असर्शन है, कथन है, वो गलत हो गया। तो कथन गलत होने से क्या हो गया कि आपका जो है A इज़ फॉल्स एंड बट R इज़ ट्रू। देखो बौद्ध जन्म जो है, धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, किंतु आत्मा की सत्ता और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ये बात को आपको ध्यान देना है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा की जो सत्ता होती है, अमरता होती है, यानी अमरता की बात जब हम करते हैं या ईश्वर के अस्तित्व की बात करते हैं, उसमें विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म पे सांख्य दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, कर्मवाद की मान्यता है और तर्क को इसमें प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्त करने के 8 मार्ग बताए गए हैं उन्हें ही हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो आजीवक संप्रदाय जो थे, आजीवक, इन्होंने ही यह प्रतिपादित किया था, प्रोपाउंड किया था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, मनुष्य जो है असमर्थ होता है। अन्य धार्मिक संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना है कि आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन से थे, तो मक्खी पुत्र गोशाल, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, मक्खली पुत्र गोशाल। अक्रियावादी जो थे उनका संस्थापक कौन है, पूर्ण कश्यप है। उच्छेदवादी कौन है, तो अजीत केश कम्बलिन है। नित्यवादी जो संप्रदाय है उसके संपादक कौन है, पकुध कच्चायन है। ठीक, संदेहवादी के संजय विठलीपुत्र हैं। तो इनके जो संस्थापक हैं इसको आपको याद रखना है, संप्रदाय और संस्थापकों को, कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल, अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप, उच्छेदवादी के अजीत केश कम्बलिन और नित्यवादी के पकुध कच्चायन और संदेहवादी के संजय विठलीपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था।
कूट का प्रयोग करके सही क्रम में लिखना है। तो 4 आर्य सत्यों का उन्होंने क्या दिया था, तो 4 आर्य सत्य जो था वो पूरे बौद्ध धर्म का सार है। ठीक है, तो देखा गया उसमें कि दुख है। ठीक, सबसे पहले उन्होंने कहा था दुख है। ठीक, फिर दुख का उन्होंने बताया कि कारण बताया, दुख का कारण है। फिर दुख के निवारण भी संभव है। ठीक, दुख का निवारण संभव है, तो याद रखना फ्रेंड्स, दुख है ए हो गया आपका, फिर दुख का कारण है डी, फिर इसके बाद दुख का निरोध है और दुख निरोध का जो है मार्ग है। तो क्या है इसमें, दुख। देखो संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, दुख समुदय बोलते हैं उसको, यानी दुख उत्पन्न होने के कारण है, जिसके मूल में क्या है, तृष्णा, लालच। ठीक है, इसके बाद जो है दुख निरोध तीसरा आता है, यानी कि दुख का निवारण संभव होता है और इसके लिए तृष्णा का हमें उन्मूलन करना चाहिए। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख के मूल जो है वो क्या है, अविद्या के विनाश के उपाय अष्टांगिक मार्ग होते हैं। अब इसी दुख से निपटने के लिए अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है, 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक जो थे वो फ्रेंड्स पाणिनि थे। ठीक है, ये 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। संस्कृत व्याकरण संबंधी सूत्रों का उल्लेख है। वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी थी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। ठीक है, सुखदेव जो थे महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, कल ही मैंने पढ़ाया था इसको, तो आपको याद रखना है कि 4 मठ कराए गए थे। बद्रीनाथ उड़ीसा में ज्योतिषपीठ, पूरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ, द्वारका गुजरात में शारदा पीठ, मैसूर कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, तो 4 जो है वो पीठ स्थापित किए गए थे। चाणक्य अपने बचपन से ही किस नाम से जाने जाते थे, तो विष्णुगुप्त का उनका नाम था मूल। ठीक है, इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है जो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। नेक्स्ट हम आते हैं मेडावल हिस्ट्री में, इसमें हमें असर्शन रीजन से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि इसकी प्रतीक मुद्रा जो थी वो टोकन करेंसी जो था, स्कीम ऑफ टोकन करेंसी, वो फेल हो गई थी क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं था। ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं था जो कॉइन इशू हो रहे थे। तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो इस पर क्या हुआ था, ये क्वेश्चन कल भी था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रतीक मुद्रा योजना असफल हो रही थी क्योंकि उस पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं था। ठीक है, अब ये काम कब किया गया था, तो 1329 में किया गया था। ठीक, तो याद रखना है सबसे इसका ये जो था ना मोहम्मद बिन तुगलक, ये उस अपनी विवादास्पद निर्णय के लिए बहुत अधिक जो है ये चर्चा में रहा था। ठीक, और उसका निर्णय क्या था, राजधानी परिवर्तन। सबसे पहले उसके बाद जो है राजधानी जो परिवर्तन भी किया था 1326 में किया था। फिर दोआब कर में वृद्धि भी की थी उसने 1325 में। ठीक, उसने खोरासान अभियान, कराची अभियान 1330 वगैरह में भी जो चलाया था। और राजधानी को दिल्ली से उसने दौलताबाद यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, यानी कि देवगिरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक आंदोलन पे, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके थे। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक, यही निजामुद्दीन औलिया जो है वो ऐसे शासक ऐसा जो था वो अपने जीवन में 7 सुल्तानों का दिल्ली में शासन देखा था। ठीक, दुर्भाग्यवश किसी के साथ उसका संबंध अच्छा तो नहीं था। ठीक, अब सुल्तान जो गयासुद्दीन तुगलक है इसकी पब्लिसिटी से, लोकप्रियता से उससे बहुत जलता था, इससे रखता था। इसने मुकदमा भी चलाया था। उसने संत को गियासपुर खाली करने को कहा था। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि गियासपुर में ही इन्हें दफनाए गए, इनकी मृत्यु हुई थी। तो ठीक, अब इनके शिष्य कौन थे, शिष्यों में अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी थे। और यहीं पे ध्यान देना कि निजामुद्दीन औलिया के समय ही चिश्ती सिलसिला था अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, यानी उसकी कृति जो है, अपयश जो है काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उद्देश्य क्या था, नौजवानों को पब्लिक लाइफ के लिए प्रशिक्षण देना। ठीक है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके सदस्य क्या थे, आजीवन देश सेवा करने का वचन लेते थे। और सोसाइटी क्या करती थी, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपये प्रति माह देती थी। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन था, एक कॉन्सेप्ट था। और इनमें से कौन सा सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ज्योतिबा फुले। बहुत जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कब हुआ था स्थापना इन्होंने, तो याद रखना कि 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र में की थी। फुले जो थे उन्होंने मानव के अधिकारों पर और जाति प्रथा के उन्मूलन पर जोर भी दिया था।
पूना में उन्होंने 1851 में अछूतों के लिए स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था। ठीक, और यहाँ ध्यान देना है एक चीज़ का कि उन्होंने एक जो 1872 में एक किताब गुलामगिरी नामक पुस्तक था, सार्वजनिक सत्यधर्म नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो दो चीज़ें आपको फैक्ट याद रखने हैं, 1872 में गुलामगिरी नामक बुक्स और सार्वजनिक सत्यधर्म नामक बुक भी लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। प्रथम मदरसा पूछ रहा है, भारत में अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया था, तो प्रथम कहाँ पे किया था, तो कलकत्ता में किया था। 1781 में वारेन हेस्टी ने फारसी और अरबी के स्टडीज़ के लिए, अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया। 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत में, याद रखना आपको, बनारस में संस्कृत विद्यालय बनवाया था जोनाथन डंकन ने 91 में, तो उसके 10 साल बाद। और फिर इसके बाद 9 साल बाद जो है 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजी द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की गई। अभी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें आपको याद क्या रखना है कि अब फोर्ट विलियम जो कॉलेज था, फोर्ट विलियम दुर्ग था, इसका नाम बदल दिया सरकार ने। और क्या रख दिया है, मैं आपको करंट अफेयर भी कराते चल रहा हूँ, इसका नाम हो चुका है अब विजय दुर्ग। क्या रख दिया गया, नाम है विजय दुर्ग। ठीक, और इसी फोर्ट विलियम में एक अंदर किचनर हाउस था। क्या था, किचनर हाउस था। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करना, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो आप। किचनर हाउस का नाम बदल के क्या बोल दिया, नाम रख दिया गया है मानेकशॉ हाउस रख दिया गया है। तो अब क्या हो चुका है, ये फोर्ट विलियम विजय दुर्ग हो चुका है। ठीक, किचनर हाउस का नाम बदल के मानेकशॉ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस तरह से कई सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं आपकी। इसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए जो विद्या के प्रसार के लिए, यानी कि जो स्टडीज़ के लिए, साहित्य के पुनरुद्धार के लिए और विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए किया गया। 1817 में पाश्चात्य ज्ञान और मानवता की शिक्षा के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। और कलकत्ता का, बनारस और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज भी खोले गए थे। तो इस तरह से अगर देखें तो प्रथम मदरसा कहाँ पे किया गया, कलकत्ता में किया गया। इसके साथ साथ मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस की तैयारी किया, इसी से रिलेटेड मैंने करा दी विद करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखो, गांधी जी भारी औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, वो कुटीर उद्योग के समर्थक थे। बाकी सब में नेहरू और गांधी के विचार जो थे वो समान थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी क्योंकि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, गलत है। ऐसा नहीं कि उनकी निष्ठा नहीं थी, ये बिल्कुल गलत सा स्टेटमेंट है। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो दृष्टिकोण था वो सच बात है कि वैज्ञानिक था, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो था उपनिषदों के साथ साथ उनका जो है श्रद्धापूर्वक था। ठीक, जो उपनिषद हैं वो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के जो है वो संग्रह हैं। इसमें से शाश्वत आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा परमात्मा के बीच जो है अर्थात विश्व की उत्पत्ति संबंधी जो बहुत सारे रहस्यवादी सिद्धांत उनका विवरण दिया गया। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जाबालोपनिषद से क्या है, उसमें त्रिमूर्ति और 4 आश्रम सिद्धांत का जो है उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम का जो सिद्धांत का उल्लेख किस में मिलता है, और त्रिमूर्ति का तो जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। यूपी हैज़ बीन डिवाइडेड, यूपी को कितने भागों में विभाजित किया गया, ऑप्शंस दिया गया है 11 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। दूसरा ऑप्शन है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, या कोई नहीं। यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कितने भागों में विभाजित किया गया, कुल मिलाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत की उत्तर प्रदेश की जो देखें तो अगर जलवायु विविधता के कारण देखें तो इस पूरे प्रदेश को, यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, रीजन्स में। ठीक है, अब याद रखो कि जब यूपी डिवाइड नहीं था तो उसको 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था, लेकिन जब उत्तरांचल का गठन हो, यानी उत्तराखंड का जब गठन हुआ तो 9 रह गए। कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना। तराई भाबर क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। तराई भाबर जो क्षेत्र है उसमें सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये सभी जो ऊपर वाले जो रीजन्स हैं ना यूपी के, जैसे यूपी का ये मैप हो गया। ठीक, तो ये वाले रीजन्स। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट आपका पश्चिमी मैदान क्षेत्र, यानी मेरठ मंडल जो है, ये मैदान क्षेत्र मेरठ मंडल। मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र यानी कि बरेली और मुरादाबाद वाला। ठीक, बरेली और मुरादाबाद वाला। दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क, ये आगरा मंडल। ठीक है, इसके बाद जो है मध्य मैदानी जो है, यानी कि ये लखनऊ कानपुर वाला जो मंडल है, फतेहपुर जिला, ये वाला। ठीक, बुंदेलखंड का जिला ये है नीचे वाला।
ठीक, बुंदेलखंड के सभी जिले। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है, उत्तर और पूर्वी ये वाला जो है मैदानी क्षेत्र, इस रीजन को बोलते हैं। ठीक है, अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी वाराणसी आजमगढ़ मंडल का ये जो रीजन है। इसके बाद विंध्य क्षेत्र यानी कि ये आपका सोनभद्र वाला मिर्जापुर वाला जिला है, और इलाहाबाद का दक्षिणी भाग, ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में। तो ये पूरा क्या है कि 9 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। नाथुरा दल्ला जो है किस राज्य में स्थित है? नाथुरा दर्रा। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट आपका आता है किसमें कि यह सिक्किम में हिमालय श्रेणी में स्थित है, और यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। ये देखें तो एंशिएंट जो है सिल्क रूट का एक शाखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न नदियों में से किसके स्रोत बिंदु जो है लगभग एक से हैं। सवाल ये पूछा गया है कि किसके जो पॉइंट ऑफ बिगनिंग है, स्रोत बिंदु है, ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग किस किन नदियों के हैं। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, देखो इसमें ऑप्शंस में अगर बात करो तो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों अलग अलग हैं। तापी और ब्यास बिल्कुल, सिंध गंगा कहाँ पे? तो ब्रह्मपुत्र और सिंध ये जो नदी है इसका उद्गम बिंदु लगभग एक सा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट निकलती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, और ऐसे आती है। ठीक, ऐसे पूरा भारत का नक्शा देखें तो इस तरह से आती है। ठीक, अब इसके बाद जो है, अब इसमें देखें तो दिबांग और लोहित नदियाँ उत्तर की ओर से आके मिलती हैं। ठीक, स्वर्णगिरी, मानस और तीस्ता इसमें क्या है दाहिने की ओर से, और बूढ़ी दिहांग और कपोली जो है बाएं से आकर मिलती हैं। तिब्बत में इस नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो के नाम से बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? इसको दिहांग बोलते हैं। सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश के उत्तरी ढाल से निकलती है। ठीक, अब ऊंचे पर्वतीय भाग इसमें श्योक, गिलगिट, जास्कर, सिगार, कौन कौन सी? श्योक, गिलगिट, जास्कर, सिगार इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, मैदानी भाग में कौन कौन सहायक नदियां हैं? तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास बाएं से मिलती हैं। ठीक, नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर हिमालय में यह गर्ज का निर्माण करती है। ठीक, बाढ़ भी आती है इसमें। याद रखना कि मानसरोवर झील के निकट ही राक्षसताल से सतलज नदी का उद्गम भी होता है। तो कहाँ पे? राक्षसताल से मानसरोवर झील के निकट, किस नदी का? सतलज नदी का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है सही सुमेलित है। ठीक है, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक, तो याद रखो इसमें हल्दिया जो है ये आपका उड़ीसा नहीं होगा, वेस्ट बंगाल होगा। जामनगर आपका गुजरात होगा। ठीक, और ये देखो पानगुड़ी, नुमालीगढ़ आपका आसाम का है। पानगुड़ी जो है वो कहाँ पे है? पानगुड़ी तमिलनाडु में है, और ये सही है। तेल का रिफाइनरीज हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तेल रिफाइनरीज हमको याद रखने, क्योंकि अभी तेल जो है काफ़ी खबरों में है, और सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं मैच दी कॉलम में, या डायरेक्टली पेयर मैच करा के। ठीक, तो पानगुड़ी को याद रखना है, नुमालीगढ़ को याद रखना है। दोनों चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक, निम्न भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता है? ठीक, तो याद रखना कर्नाटक का पठार जो है वो स्थिर है। याद रखो कि अतीत में जो है 5 भूकंपी क्षेत्र था भारत में, जोन थे, लेकिन अब जोन 1 खत्म कर दिया गया। 4 जोन हैं भारत में, जोन 2, 3, 4, 5। लगभग 11% क्षेत्र जो है वो जोन 5 में है, 18% जोन 4 में है, और 30% क्षेत्र जो जोन 3 में है। ठीक है, शेष जो है जोन 2 में आता है। इसमें कर्नाटक का पठार जो है वो जोन 2 में आता है। निम्न में से निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सा एस्चुरी बनाती है? तो याद रखना फ्रेंड्स, एस्चुरी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बनाती हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक, अब इसकी सहायक नदियों को हमें ध्यान देना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का सेक्शन का जो है वेटेज ज़्यादा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि एसीएफ वगैरह के पेपर है, आरएफएफ को, तो शायद हो सकता है कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के सेक्शंस को इंक्रीज करे। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि अमरकंटक के पठार से निकलती है हिरण, तवा, दूधी इसकी सहायक नदियाँ, किसकी? नर्मदा की। ठीक, अब यहीं पर ध्यान दे रहा हूँ कि इसी पे जलप्रपात कौन कौन से? दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात। ठीक, विंध्य और सतपुरा के पर्वतों के बीच दरार घाटी से बहती है और खंबात खाड़ी में गिर जाती है, भड़ौज के निकट एस्चुरी निर्माण करती है। ठीक, इसी तरह ताप्ती नदी है, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, मुल्तई नामक स्थान से। छिप्रा और मोर इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? ताप्ती नदी की, छिप्रा और मोर। ठीक, अब सतपुरा और जनता के बीच में दरार घाटी में होती है, और ये नदी जो है ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है और खंबात खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, सूरत नगर इसी नदी के तट पे है। अब कावेरी नदी ऑप्शन में दिया गया है, तो यह नदी जो है कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। स्रोत आपको याद रखना है कि कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक, इससे ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतुओं में वर्षा जल प्राप्त होता है। ठीक, सालों भर जल भरा रहता है।
दोनों ऋतुओं में इसका वर्षा जल प्राप्त होता है, ठीक है। कावेरी में श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम जो है ये इस नदी में स्थित दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं। कौन है? श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम। डेल्टा जो है कहाँ पे? तमिलनाडु में इस मनाती है डेल्टा, दक्षिण का उद्यान बोलते हैं। इस फैक्ट को भी याद रखना है कि दक्षिण का उद्यान किसको बोलते हैं? तो कावेरी नदी के डेल्टा को बोलते हैं, जो तांजोर जिले में है। और शिवसमुद्रम जो जलप्रपात है ये बहुत फेमस जलप्रपात इसी पे स्थित है, ठीक। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट में नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। आंध्र प्रदेश में यह नदी एक विशाल डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो इस बात को भी हमें अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसमें कौन सा है? रामेश्वरम है। सबको जानता है रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 है, ठीक। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 है। इसमें 204 जो है बंगाल की खाड़ी में और शेष अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर का एक डेटा आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है, ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो टोटल लेंथ है वो बढ़ चुकी है। अब कितना हो चुका है? 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। 11,098 किलोमीटर। इसमें आपको डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। डेटा अपडेट हुआ है इसमें कोस्ट लाइन का, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। 12 जो ज्योतिर्लिंग की इसमें से एक यहाँ पे स्थापना हुई है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो फिर से आपको याद रखना केरला में जो है सबसे पहले होता है, 1 जून को होता है, ठीक। भारत जो है जलवायु मानसूनी जलवायु का देश है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भारत में उपोष्ण और उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से देश की वर्षा का 70% तक वर्षा भारत में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूपी और एमपी राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। तो किस नदी पे है? तो यूपी और एमपी का तो राजघाट नदी परियोजना जो है रानी लक्ष्मी जलाशय, इसकी आधारशिला जो है इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में रखी गई थी। यूपी एमपी की सीमा पर बांध है, कहाँ पे? बेतवा नदी पर, ललितपुर में, ठीक है। 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करते हैं, ठीक। यूपी में 2 नहर और एमपी में 1 नहर। ये सारी चीज़ें इस परियोजना से देखें तो बुंदेलखंड का ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर जो है लाभान्वित होते हैं। वहीं एमपी में देखें तो गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर और भिंड जो है वो लाभान्वित होते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है? तो ट्यूबवेल से कहाँ पर अधिक होती है? तो यूपी में होती है, ठीक है, यूपी में होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान भी देनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेट और नदियाँ। पूछा गया इसमें कि कुछ राज्यों का और नदियों का मैच दी कॉलम में सवाल बनाया गया है कि देखो पंजाब और राजस्थान, ब्यास और बनास, ठीक है। पूछा गया इसमें से कि निम्न में से 2 राज्यों में से पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में, अच्छा वो सारी चीज़ें वो उस वक्त दी गई हैं, उस वक्त का MOU हुआ था नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए। अमृत क्रांति नाम से शुरू की गई नदियों को जोड़ना जो योजना, नदियों को जोड़ने की योजना थी 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा पे हस्ताक्षर बनी थी, ठीक है। तो वही जो अभी हाल फिलहाल में पिछले साल खबरों में रहा था, करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था केन बेतवा का, तो वो उसी पे था, अमृत क्रांति के नाम से। कब शुरू हुआ था? 25 अगस्त 2005 को। ये पुराना डेटा है, इसको छोड़ देना है, ठीक। गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक जो है इस समय वर्तमान में देखें तो अगर बात करें तो यूपी सबसे अधिक है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, अब तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया, इसका नाम BLW हो गया है। क्या हो गया है? BLW, वाराणसी में है, ठीक। इंडियन टेलीफोनिक इंडस्ट्रीज रायबरेली में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो आपका नोएडा नहीं होगा, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि नेक्स्ट इसमें से कहाँ पे है? तो ये गाजियाबाद में है। तेल शोधन कार्य कहाँ पे होते हैं? तो ये मथुरा में, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मरवाडी यानी कि बनारस में है। उर्वरक कारखाने इलाहाबाद, गोरखपुर, गोंडा में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे? रायबरेली, नैनी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कहाँ पे? लखनऊ में है। लखनऊ में ब्रह्मोस के निर्माण की बात की गई है, ठीक। परमाणु शक्ति केंद्र जो है कहाँ पे? नरोरा, बुलंदशहर में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पे? कानपुर में। तेल शोधन कारखाना मथुरा में। नेशनल थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? वो गाजियाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के। सवाल पूछा गया है कि किस जगह का स्थानीय जो लोकल टाइम है वो सुबह 6 बजे है, GMT पे 3 बज रहा है प्रातः है, तो उस जगह की लॉन्गिट्यूड क्या होगी, ठीक है। तो स्थानीय समय अगर 6 बजे है, GMT पे 3 बजे है, तो दशा के उसकी जो पूरी जो रेखा होगी वो 45 डिग्री पूर्व होगी, ठीक है। 45 डिग्री पूर्व होती है ऐसे,
ठीक, क्योंकि वो आगे से चल रहा है। अब आते हैं कि ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है। देखो इसमें सिंपल सा बात है कि पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। कहाँ पाई जाती है, तो याद रखो वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल में स्थित होती है। ठीक है, अब यहीं पे देखें तो अगर हम बात करते हैं तो CFC है, कार्बन है, हेलोजन है, ऐसे हेलोजनेटेड गैसों के कारण क्या हुआ कि इस ओजोन मंडल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी जो छाया होती है, तो आपको याद क्या रखना है कि 22 जून को जो है 22 जून को सबसे छोटी रेखा बनती है। सूर्य जो है कर्क रेखा पे होता है। इसी तरह देखें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जब विषुवत रेखा पे होता है तो दिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है 21 मार्च और 23 सितंबर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है कौन सा, तो याद रखना कि भारत में। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ पे है, वो है भारत में। ठीक, उस वक्त का था। अब बाकी अभी वर्तमान में देखते हैं, अपडेटेड डेटा होगा, लेकिन ठीक है। ये थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, किस चीज़ की कंसंट्रेशन के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है भूमंडलीय उष्णन की सांद्रता है वो बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है भूमंडलीय उष्णन के लिए। इसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोजनेटेड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। ठीक, यानी ध्यान देना कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे भूमिका निभा रही है ग्लोबल वार्मिंग में वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोजनेटेड गैसेज हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये मूवीज़ को कोई आई थी 2006 में, डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो इसको छोड़ देना, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। कि सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो सब्जी उत्पादन में अगर बात करते हैं हम लोग तो आपको याद रखना है कि भारत का जो स्थान है वो सेकंड है। लेकिन आलू जो पहला कौन है, चीन है, ये सच बात है। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आलू, टमाटर, प्याज, बैगन और पत्ता गोभी, इन सारे जो सब्जियां हैं इसमें भारत जो है वो शीर्ष पे है। ठीक, और भिंडी, अदरक, इस सब्जियों के उत्पादन में भी जो है वो शीर्ष पे है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो यूपी है, बंगाल है, MP है और बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो यूपी में सबसे अधिक जिले हैं, 75 जिले हैं, MP में 53 है, तमिलनाडु में 38 हैं और महाराष्ट्र में 36 है। पूछा गया इसमें से कि निम्न में से कौन सा जो है वो सैटेलाइट टाउन है। सैटेलाइट टाउन क्या होता है, तो जो एक बड़ा सिटी होगा उसके आसपास का जो एक सिटी होता है सैटेलाइट टाउन होता है। दिल्ली का सैटेलाइट टाउन है गाजियाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद तो गुजरात का सबसे बड़ा नगर है साबरमती किनारे। नोएडा जरिए न्यू खुला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी औद्योगिक नगर है। ठीक, और यह NCR में शामिल कर दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, सच बात है। वर्तमान निकट में चीन से आगे जाने की संभावना है, सही है। विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्ति में से एक भारतीय है, अब ये भी ठीक है। और 40% जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे है, ऐसा नहीं है, गरीबी रेखा जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो अब जो ये पूरा डेटा इसमें से 1, 2, 3 सही है, बाकी 3 चौथा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी पे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शुरू हुआ था। आचार्य कृपलानी खड़े हुए थे उस दिन, और इसके बाद उन्होंने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया था। सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और अस्थायी अध्यक्ष 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद जी निर्वाचित हुए थे। भारत के प्रथम विधि अधिकारी को रूप में कौन जाना जाता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम जो है विधि अधिकारी होता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और इसके क्लॉज 4 के तहत वह राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अपना पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति ही जो है अवधारित करता है, इसको संसद नहीं अवधारित करती। ठीक है, या क्वेश्चन संसद बना के दे देगा। अच्छा, भारत का न्यायवादी जो है मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसको किसी भी सदन में बोलने, उसकी समिति को बैठने, मतलब समिति में बैठक में बोलने, सदन में बोलने का अधिकार होता है।
वोट देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है, आर्टिकल 88 में बोलता है। और महान्यायवादी को सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, प्रिविलेज प्राप्त होते हैं, जो संसद के एक मेंबर को जो प्राप्त होते हैं, संसद के जो सदस्य होता है उन जो भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उनको आर्टिकल 105 क्लॉज 4 के तहत जो है वो आपको महान्यायवादी को भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य के डीपीएसपी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है सूचना का अधिकार जो है वो डीपीएसपी में नहीं है, ठीक है। बाकी मद निषेध, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये सभी चीज़ें जो हैं वो डीपीएसपी में है, ठीक है। अब भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अंबेडकर जी ने कहा था कि नीति निषेध तत्व जो है भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं और उसमें जो है कल्याणकारी राज्य की लक्ष्य का अंतर्निहित है, ठीक। और यहाँ पे याद रखो कि आरटीआई जो है वो हमारे डीपीएसपी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है, वो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 क के तहत क्या है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य तौर पे कंपलसरी एजुकेशन देगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, यह जो व्यवस्था है 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत की गई है, ठीक है। मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, 12 से 35 तक है आर्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे पद से हटाया कौन हटाया जा सकता है। तो याद देखो कि संसद के दोनों सदनों द्वारा दोनों सदनों के संबोधन पर उसे हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 148 क्लॉज 1 कहता है कि भारत का एक कैग होगा, महालेखा परीक्षक होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पे ग्राउंड्स पे हटाया जाएगा जिस रीति से या जिन ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक। तो यानी कि कैग जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु पद से संसद के दोनों सदनों के जो समावेदन के बाद ही उसको हटाया जा सकेगा और उसके आधार यानी कि सदा पे जो कदाचार या असमर्थता 2 हो सकते हैं, ठीक है। कैग को भारत के तहत जो है महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था किसने, जो है कैग को, तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था और बोला था कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन लेता है, तो संसद लेती है, संघीय संसद, ठीक है। तो यह ध्यान देना कि कोई भी पद संसद या विधानमंडलों की सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो याद रखो कि आर्टिकल 201 क्लॉज 1 क के तहत अंतर्गत केंद्र में संसद करती है और 1991 क्लॉज 1 क के तहत राज्यों में जो है विधानमंडल करते हैं, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये पूछा गया है कि निर्धारित कौन करता है, लेकिन दूसरी ओर कोई व्यक्ति जो संसद या अथवा विधानमंडल की सदस्यता के लाभ के आधार पर निहर घोषित किया गया है वह अपने लाभ के कारण निहर्त है या नहीं, ध्यान देना, लाभ के प्रति कारण, तो इसका निर्णय कौन करेगा। तो आर्टिकल 103 में इसका बात की किसी व्यक्ति विशेष की, तो आर्टिकल 103 में है, न कि आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 103 क्लॉज 1 में बताया गया है। और केंद्र में निर्वाचन आयोग की सलाह पर कौन करता है इसमें, तो राष्ट्रपति करता है। और राज्यों में देखें तो आर्टिकल 192 क्लॉज 1 के तहत और 2 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो इस फैक्ट्स को आपको याद रखना है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, बाद में रिपीट होगा, देखना है क्वेश्चन रिपीट होगा। यानी कि कोई भी पद संसद अथवा विधानमंडल में सदस्यता की निहरता हेतु लाभ का पद है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो आर्टिकल 201 क्लॉज 1 क के तहत केंद्र में संसद करेगा और 1991 क्लॉज 1 क के तहत जो है राज्यों में विधानमंडल करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो विधानमंडल या सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निहर घोषित किया गया है, तो वो उस कारण निहर है या नहीं, इसकी सलाह पर जो करेगा तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 103 क्लॉज 1 कहता है। और फिर इसके बाद राज्यों में देखें तो आर्टिकल 192 क्लॉज 1 और 2 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो इस तरह से ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो कम से कम अगर बात करें तो 55 या उससे अधिक मेंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस मैंने 55 है, तो यहाँ पे 60 मेंबर्स की बताई गई है। देखो होता क्या है कि मान्यता देने के लिए विपक्ष के तौर पे 1/10 यानी 55 या उससे अधिक सांसद होने चाहिए, ठीक, ये बातें होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग
कि निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा एक प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, देखो मंत्रिपरिषद जो होती है क्या रखती है, विश्वास प्रस्ताव। विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव रखता है, भर्त्सना यानी कि सेंसर मोशन रखता है, स्थगन का प्रस्ताव रखता है। लेकिन विश्वास प्रस्ताव कौन रखता है, तो जो सत्ता पक्ष होते हैं वो रखते हैं। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव जो यहाँ पे है एडजर्नमेंट मोशन, तो किसी सार्वजनिक या तात्कालिक महत्व के विषय या घटना की ओर ध्यान देने के लिए, विचार करने के लिए विधायिका के सदन की जो बैठक होती है उसको सदन के कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव, या सदन की जो दैनिक तौर पे कार्रवाई को स्थगित कर सार्वजनिक राष्ट्रीय महत्व के गंभीर अनावश्यक विषय के बारे में तुरंत चर्चा की अनुमति होती है। कम से कम यह प्रस्ताव चर्चा के लिए तभी स्वीकृत होता है जब 50 सदस्य जो है सदन में खड़े होकर के उसका अनुमोदन करते हैं। बहुमत से पारित हो जाता है अगर स्थगन प्रस्ताव, तो सदन का अधिवेशन तुरंत स्थगित करना होता है। सरकार, ये जो पूरी स्थिति होती है देखें तो सरकार में सदन के अविश्वास का प्रस्ताव प्रतीक हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में रखे गए उस प्रस्ताव को कहते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद के खिलाफ सदन के अविश्वास की बात शामिल होती है। अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कभी भी दिया जा सकता है। ठीक, कम से कम 50 सदस्य या उसके पक्ष में होते हैं। जब सदन बहस की अनुमति दे देता है तब इस पर बहस 10 दिन के अंदर कराई जानी चाहिए। अध्यक्ष जो है वो सरकार की इच्छा अनुसार प्रस्ताव पर तुरंत बहस भी करा सकता है। बहस के लिए समय का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पे होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात आपको याद क्या रखनी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर यहाँ पे जो देखें तो सरकार पर जो आरोप लगते हैं या बहस होती है उसका जवाब अधिकतर जो है प्रधानमंत्री देते हैं। प्रस्ताव पर जब बहस खत्म हो जाती है तो अध्यक्ष मौखिक रूप से या मत विभाजन के तौर पे प्रस्ताव पर सदन के विचार करके वहाँ पे उसको वोटिंग वगैरह कराते हैं। नेक्स्ट है आपका निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में ऐसे कारणों या आरोपों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है, जिन पर ये आधारित हो। ठीक, यह प्रस्ताव जो है पॉलिसीज़ के लिए, काम के लिए, सरकार की निंदा करने के लिए या विशिष्ट प्रयोजन के लिए पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध या किसी कुछ मंत्रियों के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य न करने के लिए या उनकी नीति के विरोध स्वरूप दिया जाता है जिसमें किसी मंत्री या मंत्रियों की विफलता द्वारा सदन द्वारा खेद, रोष व आश्चर्य प्रकट किया जाता है। निंदा प्रस्ताव जो है पेश करने के लिए सदन की अनुमति की अपेक्षा नहीं होती। तो इस फैक्ट को आपको यहाँ पे नोट करना है कि निंदा प्रस्ताव को पेश करने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। ठीक है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाई गई है। फ्रेंड्स आपको याद रखो, आपातकाल जो है 3 प्रकार से लगती है। भारत के संविधान में उल्लेख है इसका। आर्टिकल 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब यहाँ पे विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की जगह उसको 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति का नाम दे दिया गया है। फिर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो आपात लगता है, तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है। अब तक कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखो, भारत का जो संचित निधि पर भारित व्यय उपराष्ट्रपति, यानी कि देखो इसमें तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ते हैं ही। ठीक, इसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ते, ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। देखो इसमें बताया गया है आर्टिकल 112 के खंड 3 में, अब इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 112 के खंड 3 में ऐसे एक्सपेंडिचर जो भारत की संचित निधि पे भारित होंगे। पहला उसमें है राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते, और उसके पद से संबंधित जो कुछ व्यय होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, दोनों को याद रखना है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो होते हैं उनके वेतन भत्ते। ठीक, ऐसे जो ऋण होते हैं, ऐसे कर्जे जिनका दायित्व तो भारत सरकार पे है, उनके अंतर्गत उसका ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार, उधार लेने और ऋण मोचन के संबंधित जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है इस पे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को उसके बारे में वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, फेडरल जो कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को या उसके बारे में पेंशन, या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके बारे में दिया वाली पेंशन, वेतन नहीं पेंशन। ठीक है, जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैग के परीक्षक को या उसके संबंध में वेतन भत्ते और पेंशन, या किसी न्यायालय या अधिकरण का ट्रिब्यूनल के संबंध में निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए जो राशियाँ अपेक्षित होती हैं वो, या फिर
कोई ऐसा व्यय जो इस संविधान द्वारा, संसद द्वारा, विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाएगा कि संचित निधि पे है, तो ऐसे वेतन जो होते हैं वो संचित निधि पे होते हैं। अब इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 112 के क्लॉज 3 में, खंड 3 में इसका बात की गई है। लेकिन यहाँ पे जो बात है, उपराष्ट्रपति को वेतन जो है, याद रखना है आपको, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। संसद द्वारा इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो आपका 1 माह। यदि भारत की इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की जगह पे जो है आंतरिक अशांति भी हो चुका है, ठीक है, खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो आर्टिकल 352 के 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति जो है आपात की घोषणा वास्तविक युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि समझे कि आसन्न खतरा है तो, ठीक। लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा, ध्यान देना, दोनों सदनों द्वारा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। पहले समय सीमा 2 माह थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में से घटाकर 1 माह कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट में भी एक सवाल बन सकता है इससे, तो इसको आपको नोट करना है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से क्या संबंधित है, तो याद रखना है फ्रेंड्स, राज्यों को जो ग्रांट दिया जाता है वो, और केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे में 2। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें, मतलब इसमें ए और बी दोनों होगा। ठीक, यानी राज्यों और केंद्र संघों और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगमनों का वितरण और राज्यों के बीच में ऐसा आवंटन, संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने वाले जो सिद्धांत होते हैं, और वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका और नगर पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय करता है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में कोई अन्य जो विषय लेना पड़ता है वो भी संस्तुति कौन करता है, वित्त आयोग ही करता है। किस आर्टिकल में है, तो वह आपका आर्टिकल 280 में है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त फाइनेंस बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसमें वित्त विधेयक के 2 रूप होते हैं। एक है वित्त विधेयक आर्टिकल 117 1 क्लॉज 1 है, और दूसरा है 117 क्लॉज 3 है। ध्यान इसमें देना है कि सभी जो धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक तो होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक नहीं होते। तो अगर ध्यान दो, अगर वित्त विधेयक धन विधेयक है तो लोकसभा में से पुनर्स्थापित किया जाता है, तो इसका राष्ट्रपति की पूर्व सहमति भी लेनी पड़ती है। ठीक, और यहाँ पे ध्यान दो कि अगर वित्त विधेयक जो होते हैं वो क्या है, धन विधेयक समान है। यदि दोनों सदनों के बीच में कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति इसके ज्वाइंट बैठक बुलाता है। लेकिन अगर बात याद रखो कि वित्त विधेयक जो सेकंड होता है वो उसको कहीं भी पुनर्स्थापित किया सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती, एक साधारण विधेयक की तरह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें लोकसभा को जो है यहाँ पे पुनर्स्थापित किया जाता है, लोकसभा के लिए कौन सा, जो विधेयक जो धन विधेयक के समान होते हैं। तो ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आपका ये है कि निम्न में से यहाँ एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, थोड़ा शायद लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत दिया गया है। जैसे अगर गतिरोध होता है किसमें, अगर गतिरोध होता है धन विधेयक में, तो लोकसभा का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। इसमें ज्वाइंट अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होती। संयुक्त बैठक जब होती है लोकसभा की, राज्यसभा की, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हैं। ठीक, अब क्वेश्चंस क्या किस सेंस में पूछा गया है ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, मिलता नहीं जल्दी। ऑथेंटिक चीज़ें मैं चेक कर पाऊँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस प्रिंटेड है उस वक्त के PDF मिल नहीं पाते हैं, जो किताबें उसी पर रिलाई करना पड़ता है हम लोगों को। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, तो किसी भी क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को, अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति को संबोधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटाने, बढ़ाने, सीमाओं को बदलने और नाम परिवर्तन करने का अधिकार होता है। ठीक, संविधान के भाग 10 में आर्टिकल 244 जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन में इसमें बात की गई है। किसमें, भाग 10 में, किस आर्टिकल में, 244 में, शेड्यूल्ड जो एरियाज हैं और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद भी कोई भी कानून बना सकती है, वो भी क्या है, बिना किसी राज्यों की सहमति के। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 253 के तहत। ठीक है,
आर्टिकल 253 के तहत इस अध्याय के पुरोगामी मतलब बंधों के होते हुए भी संसद को किसी भी अन्य देश या देशों के द्वारा जो संधि होती है, करार होता है या कोई कन्वेंशन होता है या इंटरनेशनल सम्मेलन होता है, संगम होता है, निकाय में कोई भी जो निर्णय के लिए, कार्यान्वयन के लिए कोई भी विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक। और राज्यों की सहमति नहीं हो तो भी यह कानून बनाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग में नहीं है? तो इसमें याद रखो, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है वो अलग बना दिया गया था मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो इसमें, अब ये बात इसमें अब ये भी चीज़ जो है इसमें भी प्रमुख विभाग उस वक्त 2020 तक था, इसमें भी अब बदल दिया गया। शिक्षा उच्च विभाग, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, तकनीकी शिक्षा, नियोजन, यूनेस्को वगैरह जो है अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद और राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अथवा निर्वाचन आयोग को दी गई है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ऐसा देखो, इसमें बात तो सच है दोनों, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगाने से इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक है, तो देश में अगर बात करें तो संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन के संदर्भ में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए भाग 15 में संविधान के आर्टिकल 324 से 29 तक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। अब यहाँ पे बात रखो कि निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही जो है वो हटाया जा सकता है। ठीक, निर्वाचन आयुक्त, ये बात आपको याद रखना, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। सच बात है, सच बात है दोनों। अब व्यवसायिक की शिक्षा होगी तो वहाँ से कौशल हुनर बनेगा, सिर्फ सामान्य शिक्षा से क्या होगी? नौकरी का से सिर्फ जो होगी सामान्य शिक्षा से हुनर होगा नहीं, कौशल से होंगे नहीं, कुछ कार्य एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव कार्य हो नहीं सकते, तो बेरोजगारी बढ़ती है। भारत की निम्न में से फिस्कल पॉलिसी का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ठीक, तो याद रखो फ्रेंड्स, इंटरस्टेट जो ट्रेड होता है, ट्रेड का फिस्कल पॉलिसी से क्या लेना देना? कोई फिस्कल पॉलिसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका नियमन कर देगी तो भारत सरकार। तो यहाँ पे याद रखो, फिस्कल पॉलिसी के उद्देश्य क्या होते हैं? पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, प्राइस स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ठीक है, निवेश इन्वेस्टमेंट का प्रोत्साहन हो, कैपिटल निर्माण हो, उसका विकास हो, ऑप्टिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो हो सके, धन और आय का जो है एक जस्टिफिकेबल जो होता है ना उसका वितरण हो सके, और इसके साथ साथ देखें तो हमारा जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, उसके रेट को इंक्रीज़ किया जाए। ये बातें इसमें होती हैं। इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है कि सेवाएं का जो निर्यात होता है उसको हम अदृश्य निर्यात भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा होता है। ऐसा निर्यात होता है इसमें माल या वस्तुओं का व्यापार नहीं होता, लेकिन इसमें सेवा सेक्टर जैसे कि बीमा, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो अदृश्य सर्विसेज का हिस्सा होती हैं, सर्विसेज के निर्यात होते हैं। उसमें भारत सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। किस चीज़ के लिए? कॉफ़ी और टी के लिए। कॉफ़ी, टी, जो है तंबाकू, रबड़ के लिए यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। भारत में संघीय बजटों में से निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है कि भारत के संघीय बजटों में से सबसे अधिक रकम जो होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेटा अपडेटेड नहीं है, इसको बजट से आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक, अच्छा, आयात और निर्यात पर जब टैक्स लगाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो कस्टम ड्यूटी। ऐसे सवाल बनेंगे क्योंकि अभी जो है टैरिफ वाला जो मुद्दा चल रहा है, तो आपको कस्टम ड्यूटी, टैरिफ के वगैरह के बारे में या सैंक्शंस के बारे में, सैंक्शंस, टैरिफ, कस्टम ड्यूटी, ये सभी, लेवी, ये सभी चीज़ों को बार बार एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने हैं इकोनॉमिक्स के, क्योंकि सवाल बनने के चांसेस हैं। यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ट्रम्प बाबा ने ऐसा कर दिया है उपाय कि तरह सवाल बनेंगे, और इतना अधिक खबरों में है कि इस पर एक क्वेश्चन बन ही सकता है। भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में एक्सपोर्ट कितना, इम्पोर्ट कितना है, या कि ट्रेंड पूछ सकता है कि कितनी उछाल आई है, तो वो मैं चीज़ें कराऊँगा। ठीक है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर कहते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार मुख्य रूप से 3 कर लगाती है, उसमें से उसी से समस्त कर का जो स्वास्थ्य है, जैसे आयकर, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आउटडेटेड है। ठीक,
15वें वित्त आयोग ने जो क्या सिफारिश की थी, तो राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की थी। यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है। हिंदू ग्रोथ रेट का जो है संबंध किस समृद्धि दर से है, तो जीडीपी का जो है ग्रोथ रेट, उसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं। 1951 से 1980 तक बात करें तो 3 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी वो 3 से 4% के बीच रही थी। ठीक है। तो जो पश्चिमी अर्थशास्त्री थे उपेक्षा के तौर पे देखते थे, हीन भावना के तौर पे उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा करते थे। प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा जो है इसमें जो है दिया गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसको नाम अब जो ग्रोथ रेट्स आपका 6% के आसपास रह रही है तो इसको सेक्युलर जो है ग्रोथ रेट कहते गए हैं सब। ठीक है, कहने दो। यूपीए सरकार में भारत निर्माण कार्यक्रम में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखो कि देखो भारत निर्माण कार्यक्रम था, उसमें बहुत सारे काम थे, जैसे कि ग्रामीण का काम करना, ग्रामीण जल आपूर्ति करना, सिंचाई लाभ करना। ठीक है। 2005 में इन्होंने ये मनमोहन सिंह जी ने महत्वाकांक्षी भारत निर्माण योजना की शुरुआत की थी। ठीक है। जिसमें सिंचाई था, सड़क था, आवास था, जल आपूर्ति थी, विद्युत था, ग्रामीण दूरसंचार था। ठीक है। ग्रामीण दूरसंचार था, ये सभी चीज़ें थीं। अच्छा, यानी कि सिंचाई, जल आपूर्ति, आवास, सड़क, टेलीफोन, विद्युतीकरण। अब इसमें यहाँ पे याद रखो कि इसमें जो है एक चीज़ नहीं था, वो था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान अलग से एक योजना थी। गत दशक में भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक जो है एफडीआई के अंतर प्रवाह को उसने आकर्षित किया है, तो एफडीआई के अंतर प्रवाह की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर अभी फिलहाल कर रहा है, सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक एफडीआई है। ठीक। नेक्स्ट बात याद रखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इज़ वन डैट, यानी कि श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पे, ठीक है, अधिक श्रमिकों को रखते हैं। श्रम गहन उद्योग वही उद्योग होते हैं जहाँ श्रम का मूल्य जो है वो महत्व पूंजी के महत्व से ज़्यादा होता है। जैसे होटल हो गया, रेस्तरां हो गया, गहरी कोयले की खदान हो गई, यहाँ पे श्रम गहन उद्योग है कि ज़्यादा लोग इसमें अधिक लोगों को रखना पड़ता है। ठीक है। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी क्या जारी करती है, चार्टर पार्टी। देखो चार्टर पार्टी क्या होती है बताता हूँ आपको। निर्यातक और जहाज कंपनी के बीच में एक जो है अनुबंध होता है, करार होता है, जिसमें कंपनी जो होती है किसी निर्दिष्ट जहाज पर निर्यातक के माल के अतिरिक्त किसी अन्य का माल नहीं ले जा सकती। ठीक है। इस प्रकार पूरे के पूरे जहाज को किसी यात्रा विशेष के लिए निर्यातक के ठेके पर दिए जाते हैं। ठीक है। ऐसी दशा में पूरे जहाज को ठेके पर देने के लिए जो वचन पत्र देना होता है उसे ही चार्टर पार्टी या जहाजी प्रसंविदा प्रपत्र के नाम से पुकारते हैं। प्रवेश बिल कौन सा है, तो आयात शुल्क चुकाने के लिए जिस फॉर्म को काम पर ले जाता है उसे ही एंट्री फी बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं या इस प्रवेश बिल बोलते हैं। निम्न में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्रों के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी, तो याद रखना फ्रेंड्स, लघु क्षेत्रों में वस्तुओं का आरक्षण के लिए आबिद हुसैन समिति थी, लघु उद्योग के लिए बनाई गई थी। लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा डॉक्टर आबिद हुसैन की सिफारिश समिति बनाई गई थी और इसको सार्वजनिक किया गया था 1997 में। 95 में इसका गठन भी किया गया था। ठीक। तो यहाँ पे बात की गई थी किसके, तो लघु उद्योगों के लिए आबिद हुसैन समिति इससे संबंधित है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बात यहाँ पे याद रखना है कि नायक समिति थी, तो नायक समिति किस लिए थी, तो सरकार ने लघु उद्योगों की फाइनेंशियल और उसकी जो रुग्णता संबंधी जो मूल्यांकन है उसके लिए नायक समिति का गठन किया गया था सितंबर 1992 में। ठीक है। ये रिपोर्ट दी थी। नरसिम्हन समिति जो था वो बैंकिंग सुधारों के लिए गठन की गई थी। 1998 में रिपोर्ट जो थी उसने केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को सौंपी थी। ठीक है। ये बातें हैं। नेक्स्ट आपके बात यहाँ हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक। तो वहाँ पे देखो तो अब यही क्वेश्चन RO का जो 2023 वाला पेपर था उसमें जो कैंसिल हो गया एग्जाम, उसमें पूछा गया था ये सवाल। ठीक है। यही सवाल पूछा गया था कि यूपी सरकार जो है वो उसकी जो पॉलिसी थी उस वक्त, तो 3 आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है। ग्रेटर नोएडा, भदेही, मुरादाबाद और कानपुर में एस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूपी में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी कुल संख्या कितनी है, तो अब बात रखें तो 2021 तक 14 थी, अब तो अधिक बढ़ भी गई होगी। ठीक है। वैसे मैं आपको अपडेटेड डेटा जो है इसका दूंगा, अभी के करंटली जो डेटा है उसके हिसाब से अभी तक का अपडेटेड डेटा मैं आपको बताई दे रहा हूँ। ये है 26, 14 नहीं है, 26 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अभी वर्तमान में यूपी में। ठीक है। फॉरेन कॉर्पोरेशंस आर गवर्नड बाई, जो फॉरेन कॉर्पोरेशंस होते हैं, विदेशी निगम होते हैं, वो किसके द्वारा जो है गवर्न होते हैं, तो कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा होती हैं। अब जो है कंपनी एक्ट 2013 हो चुका है, संशोधन हुआ है।
भारत इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाई, तो आपको याद रखना है आपका जो है ये एनएसओ जो है उसका विलय कर दिया गया है, एनएसओ के द्वारा किया जाता है, इसका नाम है एनएसओ। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है तो कहाँ पे आपका दिल्ली में है। और यहाँ पे ध्यान देना कि स्वतंत्रता के पश्चात जो था 1949 में भारत सरकार ने नेशनल इनकम के आंकड़ों को समझने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष अन्य सदस्य कौन थे? BK राव और DR गाडगिल थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसी ने समिति ने उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि का प्रयोग करके जो है ये पूरे इनकम्स को निकाला था। ठीक है, और इसके बाद जो है CSO को दे दिया गया, और फिर जो है अब NSO जो है क्या करता है कि वो क्या करता है कि पूरा जो है नेशनल इनकम का जो है सारा डेटा जारी करता है। नेक्स्ट है कि हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी जो है मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 के एक्ट के थ्रू जो है 1935 में हुई थी। 5 करोड़ रुपए की रिजर्व पूंजी थी, कैपिटल थी। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बॉम्बे में है। और ये काम क्या करता है कि नोट का निर्गमन, 1 रुपये को छोड़ के, छोटे सिक्के अगर वह नोटों को छोड़ के 1 रुपये का, सरकार के सभी नोटों का निर्गमन करता है। सरकार का बैंकर के रूप में है, बैंकों के बैंक के रूप में है, क्रेडिट कंट्रोल के रूप में है, विदेशी विनिमय पे जो है नियंत्रण करता है, विकास संबंधी जो है वो सहयोग करता है, और करेंसी नोट जारी करने के लिए अगर बात करें तो जो है यहाँ पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसमें, ये मिनी रत्न वगैरह है, इसको अपडेटेड मैं करा दूंगा। ये तो करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, मिनी रत्न को इसको छोड़ दो आप, ये आउटडेटेड चीज़ है। सवाल पूछा गया साइंस में अब है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर अपने कोड के माध्यम से दीजिए। ठीक है, तो सवाल ये दिया है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो बात सही है, पृथ्वी का चंद्रमा का जो परिक्रमण है और परिभ्रमण दोनों की अवधि 27.32 दिन की होती है। हमें चंद्रमा का जो समान भाग हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि देखें अगर बात करें तो साथ ही यही कारण है कि हमें देखा जाए तो अगर दोनों का परिक्रमण और परिभ्रमण, रिवोल्यूशन और जो है और रोटेशन, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो एक हैं, इसी कारण से एक समान भाग दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी से चंद्रमा की संपूर्ण सतह नहीं दिखाई देती, केवल 69% भाग ही जो है वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक, अब चंद्रमा पे जो सर्वोच्च पर्वत है, यानी जो सबसे अधिक जो सबसे बड़ा पर्वत है वो है लिमनिस पर्वत। ऊंचाई कितनी है? 10,660 मीटर। ठीक है, अब इसके प्रकाश को, जो उसका प्रकाश चंद्रमा का पृथ्वी पर आने में लगभग जो है, जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, अब जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिजी बोलते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे दूर की जो अवस्था होती है वो एपोजी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। वेट ऑफ एनी बॉडी इज, किसी भी पिंड का जो भार होता है वो क्या होता है? तो आपको ध्यान देना है कि इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि मैक्सिमम ऑन द पोल, यानी कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है मोर ऑन इक्वेटर्स, यानी कि विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया कि मोर ऑन माउंटेन देन द प्लेस। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, किसी भी पिंड का जो भार होता है वो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ध्रुवों पे अधिक होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है वो अधिक होती है। तो ध्यान देना, जो ध्रुव हैं यानी कि जो पोल्स हैं वहाँ पे केंद्र की अपेक्षा, पृथ्वी के जो केंद्र की अपेक्षा वहाँ पे अधिक जो है वो निकट होते हैं। इसके कारण जो है क्या होता है कि ध्रुवों का वस्तु का जो भार होता है वो काफ़ी अधिक होता है। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के केंद्र से काफ़ी दूर होती है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान भी जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए अगर बात करें तो भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का भार जो है ध्रुवों की तुलना में बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्टिव करंट इज नोन एज, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा AC होती है उसको DC में चेंज करने वाली जो युक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स, आपको याद रखना इसमें रेक्टिफायर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। इसको चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डायोड जो बल्ब होते हैं या फ्लेमिंग बल्ब का उपयोग 2 रूपों में करते हैं। एज ए रेक्टिफायर करते हैं जिससे AC को DC में बदल देते हैं, और दूसरा एक जो है एज अ डिटेक्टर और डीमोडुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपको याद रखना है दो चीज़ें कि डायोड बल्ब या फ्लेमिंग बल्ब जो होता है उसका इस्तेमाल दो प्रकार से होता है, एक तो एज ए रेक्टिफायर, दूसरा एज ए डिटेक्टर और डीमोडुलेटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक भूग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रभाव होता है। तो किससे प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना है बी ऑप्शन होगा आपका इसमें कि जो गुरुत्वाकर्षण अट्रैक्शन है अर्थ का उसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो है ये अपना जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्राप्त करता है। एनर्जी ऑफ सन की जो एनर्जी होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आपको फ्रेंड्स आपको इसमें याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, संलयन के द्वारा होती है, ठीक। हाइड्रोजन बम का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक्स इंजन का। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का जो तापमान होता है उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं, और इस निम्न ताप का प्रयोग करने वाली जो प्रोसेस होती है या उपाय होते हैं उसको क्रायोजेनिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक। जो भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान होते हैं इसमें द्रव चालित इंजन में प्रोपेलेंट बहुत ही कम तापमान पर भरे होते हैं, ऐसे रॉकेट को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं, ठीक है। ऐसे इंजन में ध्यान देना है कि ऐसे इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन और ऑक्सीडेशन का कार्य करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखो कि तो जिसमें ऑप्शंस कितने कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, कन्वर्टिंग AC इंटू DC, कन्वर्टिंग DC इंटू AC, तो स्टेप अप DC इंटू AC नहीं, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज, ठीक है। AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऐसा यंत्र होता है जो AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में और निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्ट में बदल देता है। दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, एक होता है अपाचयी ट्रांसफार्मर, ठीक है, दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो केवल जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, दिष्ट धारा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उच्चाई ट्रांसफार्मर से से क्या होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे विद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया इसमें कि कुछ सूची मिलाने के लिए दी गई है, हाई वेलोसिटी, वेवलेंथ, प्रेशर और एनर्जी, और यहाँ पे उसके जो है कुछ यूनिट्स वगैरह दी गई हैं, जैसे मैक है, एंगस्ट्रॉन्ग है, पास्कल है, जूल है। तो हाई जो वेव है, हाई वेलोसिटी है, उसको हम लोग मैक से मिलान कर देंगे। वेवलेंथ की बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉन्ग में होगा, प्रेशर जो होगा पास्कल में होगा, और ऊर्जा जो होती है वो जूल में होती है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो आपको याद रखना है कि उसका भार जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, भार जो होता है, भार वो घट जाता है, 1/6 हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस द स्टेनलेस स्टील, आपको मैंने करा रखा है कि इसमें क्रोमियम इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जब मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है, कार्बन होता है, फिर लगभग मैग्नीज ऑक्साइड आयरन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वायु जल इत्यादि का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें आपका रस्टिंग नहीं होती है, और शल्य चिकित्सा के जो औजार होते हैं या बर्तन होते हैं इसमें काम आता है, ठीक है। द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, वो क्या है, तो ध्यान देना आपको, यह है लेड, ठीक है। जो स्वचालित वाहन है उसके ईंधन, डीजल, पेट्रोल इत्यादि में टेट्रा एथिल लेड अस्फोटन को कम करने के लिए मिला जाता है। इस कारण जो ईंधन से जो लेड शीशा निकलता है वह प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ड्राई आइस, मस्टर्ड गैस, टेफ्लॉन और फ्लोरीन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे बात की ड्राई, जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मस्टर्ड गैस जो होती है वो रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाले विषैला द्रव्य होते हैं। टेफ्लॉन क्या होता है कि फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, और डी फ्लोरीन जो होता है वो एक जो होता है कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का, इसमें स्ट्रक्चर जटिल होती है, ठीक है। तो ये सारी है, बकमिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं, ये फ्लोरीन युक्त नहीं होता फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन का होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर, इसमें कौन सा सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसमें आपको इस्तेमाल होता है मरकरी वेपर और आर्गन।
आर्गन जो होता है एक अक्रिय गैस होती है, ठीक है। ट्यूबलाइट्स में आर्गन पारे के वाष्प साथ भरी जाती है, लग्जरी कारों के टायर में भी आर्गन गैस भरी जाती है। तो इस्तेमाल क्या होता है, मरकरी वेपर एंड आर्गन, ठीक है। एक्सपेंशन ड्यूरिंग द हीटिंग, हीटिंग के दौरान जो होता है एक्सपेंशन से क्या होता है कि जो पदार्थों का घनत्व होता है वो घट जाता है, यानी कि हीटिंग से एक्सपेंशन सब में होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठोस में होता है, केवल पदार्थ का भार घटाता है ऐसा नहीं है, सभी ठोस और द्रव्यों के समान दर से नहीं, समान दर पर, यानी पदार्थ का घनत्व जो होता है वो घटा देता है, यानी कि इससे क्या होता है कि जो पदार्थ उसका डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान से पूछा गया सवाल कि जब हम टर्मरिक को, ठीक है, हल्दी को उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसको तना बोलते हैं, तना, ठीक है, तना होता है, और हल्दी जो होती है वो तना होती है, और हल्दी, अदरक और आलू जो होते हैं ये भूमिगत तने के उदाहरण होते हैं। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे जो रिंग्स होते हैं ना, रिंग्स जो स्टेम्स में होती है उसी को काउंट करके हम लोग जो है एनुअल रिंग्स को वहाँ पे क्या करते हैं कि जो मैंने जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैंपियन के एनुअल रिंग्स होती हैं उसकी गणना करके इसका हम आयु का पता लगाते हैं। निम्न में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि नील हरित शैवाल जो होते हैं वो देखें तो पारिस्थितिकी दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से सुगा में होते हैं और धान के खेती में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसकी विशेषता होती है इसके प्रकाश संश्लेषी जो रंजक यानी क्लोरोफिल्स होता है और प्रकाश स्वजीवी पोषण भी होते हैं। इसमें एक कोशिका नील हरित शैवाल में विशिष्ट होती है, इसको बोलते हैं हेट्रासिस्ट। हेट्रासिस्ट जो होती है वो स्वतंत्र वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसका यौगीकरण करती है। इसकी एक कोशिका भित्ति होती है, एक जो स्लेमी पदार्थ की मोटी परत से ढकी रहती है। ये वायु की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जीव द्रव्य में शोषित करके जो वायु की नाइट्रोजन है तथा मृदा की जो मृदा यानी सॉइल की जो नाइट्रेट है और अमोनियम आयन है उसको लेकर प्रोटीन बनाती है। नील हरित शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषित नाइट्रोजन यौगिकारक है, क्योंकि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने के लिए ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त होती है। नील हरित जो शैवाल होते हैं उसको साइनोबैक्टीरिया या स्वतंत्र निवास करने वाले हम जीवाणु भी बोलते हैं। इसका प्रभाव शुष्क मौसम में सर्दी की अपेक्षा बेहतर होता है तथा छोटी अवधि वाली धान की प्रजाति में लंबी अवधि वाली धान प्रजाति जो होती है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। नील हरित शैवालों की जो विभिन्न जाति है उसकी तुलना में ऑस्ट्रेलिया विभिन्न भारतीय परिस्थितियों में अधिक प्रभावपूर्ण होता, जो तुलना में देखें तो ऑस्ट्रेलिया भारतीय परिस्थितियों से अधिक प्रभावपूर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजन या विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स बोलते हैं। यानी ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन की जो क्षमता होती है और कई सारी बीमारियों पे उसमें रिसर्च करते हैं हम लोग स्टेम सेल्स पे। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें कि बात करें तो विभाजन की भी क्षमता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है और कई सारी गंभीर बीमारियों का शोध केंद्र भी होता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट सवाल यह है कि यदि मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे अगर ट्रांसफ्यूजन की रक्तदान की आवश्यकता होती है, उसमें पास अगर मान लो कि ब्लड ग्रुप चेक कराने का समय नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको याद रखो ओ ग्रुप दिया सकता है, ठीक है। ओ जो माइनस ग्रुप जो है वो दिया सकता है ओ, ठीक है, ओ माइनस ग्रुप। यहाँ पे जो सवाल ओ प्लस है, ओ है, ए बी प्लस है, ए बी माइनस है। तो आर एच प्लस व्यक्ति का जो आर एच माइनस व्यक्ति को दिया जाए तो आर एच माइनस वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और ये मर जाएगा आदमी, ठीक है। अतः मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो उसे जब अगर ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड का चेक करने का समय नहीं होता है तो उसे ओ माइनस रक्त का समूह देते हैं, ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप्स देते हैं, ठीक। ये बात आपको ध्यान देनी है। सहतूत साल जो भारत में क्या है कि आर एच प्लस के जो व्यक्ति हैं वो 97% से अधिक हैं। सहतूत साल किससे बनाई जाती है, तो सहतूत साल जो बनाई जाती है वो है चीरू के बालों से। सहतूत साल जो होता है वो चीरू के बालों से बनाई जाती है। यह चीरू जो होते हैं वो तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। चीरू हिरन की संख्या कम होने के कारण जो है क्या है, एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। भारत में ऊन और शॉल की बिक्री पर बैन लगा हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पे तस्करी हो रही है, ठीक है। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो धान के खेत से निकलने वाली जो गैस होती है वो है मीथेन होती है। यह मीथेन गैस होती है, विषैली होती है, ग्रीन हाउस गैस है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी जिम्मेदार होती है। इसे हम लोग मार्स गैस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी बैक्टीरिया जो होती है वो जिम्मेदार होती है। यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शंस में राइजोबियम लेगुमिनेसोरम दिया गया है, राइजोबियम जैपोनिकम दिया गया है और इसके साथ राइजोबियम फैजिलोलाई और राइजोबियम ट्राइफोलाई। फ्रेंड्स आपको याद क्या रखना है इसमें,
तो इसमें आपको याद रखना है कि जो लेगुमिनस फैमिली होती है वो क्या करती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करती है, ऐसे जीवाणु होते हैं। तो जो दलहन की फसल होती है जैसे मटर, चना, अरहर में, तो वहाँ पे राइजोबियम लेगुमिनिसेरम होता है, और सोयाबीन की जड़ों में देखें तो सहजीवी के रूप में राइजोबियम जैपोनिकम होता है। तो सवाल क्या पूछा गया यहाँ पे? सवाल ये पूछा गया कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम जैपोनिकम होगा, और राइजोबियम लेगुमिनिसेरम क्या होगा? इसमें दलहनी फसलों के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा? दलहनी फसलों के लिए। कौन कौन सी? तो मटर, चना, अरहर वगैरह में। क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड ऑफ, क्रॉप लॉगिंग किसका मेथड है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि फलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण जो होता है वो क्रॉप लॉगिंग होता है। क्रॉप लॉगिंग फसल उत्पादन के लिए पौधों की आवश्यकताओं को जानने के लिए एक जो है प्लांट के एनालिसिस की विधि होती है। ठीक है। रीपिंग हार्मोन, फल पकाने में रीपिंग हार्मोन इथिलीन होता है फ्रेंड्स। ठीक है। इथिलीन हार्मोन का प्रयोग जो होता है कच्चे फलों को पकाने या उसके संरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यह हार्मोन्स का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। ठीक है। और जो सुसुप्त अवस्था में पौधे होते हैं उसको समाप्त करके अंकुरण के लिए उसे प्रेरित कर देता है। ठीक। जो विषैली जो मस्टर्ड गैस होती है इसका इस आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। एथिलीन का उपयोग देखें तो ऑक्सी एथिलीन ज्वाला बनाने में भी जो है इस्तेमाल होता है, तथा कृत्रिम रबर और पॉलीथीन बनाने में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सवाल पूछा गया कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सोलर सेल जो होता है वो एक स्रोत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम में। तो इन्वायरमेंट क्या रिफर करता है? तो इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया इसके चारों अस्तित्व में सही है। संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समस्त बिंदु पर घेरे हुए होता है, बिल्कुल सही है। भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तथ्यों की इंटरैक्टिव सिस्टम में जो इंटरलिंक होते हैं ये भी सही है, यानी कि सभी सही हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है। अब आते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि मानवीय जो इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ हैं उसका पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। मानवीय जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके क्रियाकलापों से एडवर्स जो है चेंजेस आ रहे हों, या फिर देखें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के परिणामस्वरूप क्या है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। तो सभी चीज़ें में आती हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस में। ठीक है। अब आते हैं इसमें यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस पे। तो याद रखना कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया था वो कौन सा है? वह है नैमिषारण। कहाँ पे है? सीतापुर में है। ठीक है। नैमिषारण। यहीं पर पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने वस्त्रासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए किसकी प्रार्थना की थी? तो महर्षि दधीची से जो है उन्होंने प्रार्थना की थी। यह आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। 88,000 ऋषियों की तपस्या भी रही है यहाँ पर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 84 कोस की परिक्रमा जो यहीं पे होती है। अब आते हैं इसमें कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है। जो चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है वो किसकी है? तो चुनार मिर्जापुर जनपद में है। दुर्ग में जो है विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया भरतरी का मंदिर है। बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर और विट्ठलनाथ जी की गद्दी भी है यहीं पर। ठीक है। तो याद रखना किसकी है? तो भरतरी का जो है अनूप वेदिका है। अब बात करते हैं इसमें कि कुछ कथन है कि नियोजन विभाग, अच्छा वो उस वक्त का है, सवाल करंट अफेयर्स का पूछा गया है, वो छोड़ दीजिए। साक्षर वह जनपद जिसकी साक्षरता परसेंटेज सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो लिटरेसी रेट है वो है 67.72। ठीक है। जिसमें कि पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 77.3 है, महिला 57.2 है। यूपी में अगर बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से, सबसे अधिक जो है जीटीबी नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, वो है आपका 80.12%। दूसरा जो है आपका, इसके बाद देखते हैं तो कानपुर नगर में 79.65% है, औरैया में 78.95 है, इटावा में 78.41% है। अगर यूपी की बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिले तो उसमें श्रावस्ती है, फिर बहराइच है और बलरामपुर है, यानी सबसे कम साक्षरता किस में है? श्रावस्ती में है। ठीक है। अब बात आती है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये इसमें बताया गया कि 2,41,000। वहीं इसमें बताया गया है कि सही है। और इसमें बताया कि जो यूपी का लिंगानुपात 2001 के हिसाब से दिया गया, इसमें इसको इग्नोर करो। देखो यहाँ पे देखो जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, क्योंकि वो 2001 की जनगणना का हमें कोई मतलब नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का जो लिंगानुपात है वो क्या है? 912 है। वर्तमान में देखें तो प्रदेश में 18 क्या है? राजस्व मंडल है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना? 67.7 है। पुरुष साक्षरता 77.3 है, स्त्री साक्षरता 57.2 है।
ठीक है। अगर बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल का तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है वो यूपी का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% पूरा हिस्सा जो है वो है कितना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हम 2011 की जनगणना में बात करें तो लिंगानुपात कितना है, 912 है, ठीक। अब इसमें 2001 की जनगणना को हमें नई क्वेश्चंस को देखना है। 2011 की इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया गया उसको देखते हैं। तो साक्षरता दर आपने देख लिया 67.7 है। जन घनत्व कितना है, डेंसिटी, तो वो है 829 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जनपद कौन सा है, सर्वाधिक आबादी वाला जनपद यूपी में तो वो है इलाहाबाद है, ठीक है। सर्वाधिक एससी जाति वाला जनपद कौन सा है, जिसमें एससी कास्ट के लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के, तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं उसमें वो है सीतापुर, ठीक है। वो क्या है, वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है। अब यूपी के संदर्भ में कौन से कथनों का विचार करना इसमें दिया गया है, इसमें तो देखो सरकार जो है शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ति को कटिबद्ध है, ऑप्शंस ठीक है, चलो अच्छा। उसने शिक्षा मित्र योजना का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार किया, उस वक्त शिक्षा मित्र जो है ये जो स्कूलों में पढ़ाते हैं वो उनका आया हुआ था, तो उस वक्त के सवाल है और मानदेय पर सवाल दिया गया है, तो बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। शिक्षा मित्रों का जो नियुक्ति होती है ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर समिति होती है उससे होती है, ठीक है। और शिक्षा मित्र का जो योजना है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसी तरह से अभी सवाल पूछा जाता है ईसीसी एजुकेटर की भी जो है वो वैकेंसीज आई हैं, सरकार अभी उसी तरह की लाई हुई है, जिसमें कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो होम साइंस से जो मतलब जो लड़कियां पढ़ी हुई हैं या जो लोग पढ़े हुए हैं वो भर सकते हैं फॉर्म। तो होम साइंस वालों को तो ऐसा बना के सवाल स्टेटमेंट में दे देता है यूपीपीसीएस से, कुछ भी उसका सही नहीं है, पूछ देगा। अब बात आती है कि बिरहा, कजरी, मल्होर और रसिया पूछा गया इसमें कि किस किस क्षेत्र में ये गाया जाता है। तो ध्यान देना इसमें एक चीज़, बिरहा वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो फ्रेंड्स आपको याद रखना था, वो है आपका जो है मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का है, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का है, ठीक। और कजरी की उत्पत्ति कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। कजरी अवधी भोजपुरी में गाई जाती है। और रसिया जो है वो ब्रज की है, मल्हार जो है वो कौरवी की है, ठीक है। रसिया जो है वो कहाँ की है, ब्रज की है, और मल्हार जो है वो कहाँ की है, कौरवी की है, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा, अगर हम बात करते हैं ना इस तरह से, तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये ऑप्शंस में कुछ कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो सकता है, बी, बिरहा भोजपुरी से है, कजरी अवधी से है और इस तरह से बी, ठीक है। दो दशकों में यूपी में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, तो जनसंख्या में वृद्धि कारण है कि साक्षरता दर तो बढ़ेगी तो जनसंख्या घटती है, याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण से जो है जनसंख्या वृद्धि का हुआ है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग्स पे। रीजनिंग्स के सवाल बहुत अच्छे दिए गए हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल है, ठीक। इसी तरह से जो ये सवाल रीजनिंग के पूछते हैं ऐसे ये पूछा गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, जैसे कि वेन डायग्राम को इसको बना के लिख सकते हो आप। यहाँ पे देखो कितने त्रिभुज, काउंटिंग फिगर्स का सवाल दिया गया, फिर मैथ्स के कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करना। सीसेट का काम आपका यहीं से बना देगा, अलग से कोई टेस्ट वगैरह नहीं लगाने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से कर लो, हो जाएगा। फिर आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स के समसामयिकी में जो पूछा गया है वो हमारे इंपॉर्टेंट में हमारे काम का है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है, हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं मिसलेनियस पे। अब हमें मिसलेनियस को कवर करना है, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट होता है। अब मिसलेनियस में सवाल ये दिया गया है कि अब जो क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ जो है वो कहाँ पे स्थित है, कुआलालंपुर में है, ठीक है। बस इतना फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें, तो इसको इग्नोर कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पे है, तो वो आपका है हैदराबाद में, हैदराबाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है, ठीक है। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था सम्मान, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और आपको पता है यहाँ पे कि इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। इनको हम सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से भी जानते थे, ठीक है। अब इनको जो है कहाँ दफनाया गया, तो इनको अफ़गानिस्तान में जलालाबाद में जो दफनाया गया था। और भारत सरकार ने 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है गायक या जो वादक हैं उनके जो है कला से संबंधित क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। तो लक्ष्मू महाराज जो है वो कथक के डांसर हैं, फयाज खान जो है वो ध्रुपद से संबंधित हैं, सिद्धेश्वरी देवी जो है ठुमरी से संबंधित हैं, और लतल महमूद जो हैं तौलत महमूद,
तलत महमूद जो है वो गज़ल से संबंधित हैं। तो इस तरह से हमने 150 क्वेश्चंस में आज के सेशन में बहुत अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस को हमने देखा। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे इसमें, ठीक है। खासकर पॉलिटी के जो इकोनॉमिक्स है वो भी, इसके साथ साथ साइंस का भी बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, सब कुछ आज का जो क्वेश्चंस था ना ये बहुत ही अच्छे लेवल थे और जो है एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया गया था। तो आज ही इस क्लास को थोड़ा लेंथी हो गई है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोस ला करके इसको मैं 10 तारीख तक कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो 2006 को हमने आज कंप्लीट किया है बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज से सबसे बेटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आयोग के क्वेश्चंस हैं, ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेनेशंस को पढ़िए, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, कुछ उससे नया क्वेश्चंस बनाने का प्रयास खुद से करिए। टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं फुल लेंथ में 10-15 लगा लीजिए और लेकिन उसको टेंशन लेके नहीं लगाना कि हमारे वहाँ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। उसको एज अ क्वेश्चन बैंक के तौर पे लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। लुसेंट को पढ़ते रहिए। आपने जो सोर्स पढ़ रखा है पहले से स्टैंडर्ड किताबें उसको रिवाइज करते रहिए बार बार, जो भी पढ़ रखा है, जो भी रिसोर्सेस हैं। करंट अफेयर को पढ़िए, मैपिंग को पढ़िए, ठीक है। इस तरह से जो डेली मैं टारगेट दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करेंगे आप, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं होगा जो आपने पेपर में जब आप सॉल्व करने बैठे तो आपने देखा ना हो, भले सॉल्व ना हो। अब मुझे पता है कि 150 में से 150 किसी का नहीं होता, बट आप 130 तक अटेम्प्ट करने की पूरी मतलब आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।